अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस वाक़े के बाद जहां नेशनल एक्शन प्लान 2 की बातें हो रही हैं, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की बातें हो रही हैं, तो वहीं आज इस हमले और इसके बाद होने वाले क्लियरेंस ऑपरेशन से मुतालिक DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के साथ प्रेस ब्रीफिंग दी और यरगमालियों की बाजियाबी के ऑपरेशन की तफसीलात बताने के साथ साथ दहशतगर्दों के पीछे अफगानिस्तान और भारत की पुष्टपनाही और सहूलतकारी का दावा किया। साथ ही बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल और BLA जैसी अलहदगी पसंद तंजीमों के मकासद और रूल्स ऑफ द गेम तब्दील होने से मुतालिक रियासत का मौक़िफ़ भी पेश किया। DGISPR ने क्लियरेंस ऑपरेशन के बाद यरगमाल मुसाफिरों की बाजियाबी की वीडियोज और तस्वीर दिखाई और ऑपरेशन की तफसीलात बताई। मैं आपको कुछ ग्लिम्पसेस दिखाता हूं ऑफ द एक्चुअल ऑपरेशन जो कि फाइनल क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया था। ये जो बच्चे वहाँ से जो मुसाफिर निकल रहे हैं ये ट्रेन से वहाँ से, तो यहाँ पे ये इनको जो ट्रुप्स हैं उनको सेफ्टी के अंदर की साइड्स पे लेके जा रहे हैं। वो चेक करते हैं कि अगर इनमें से किसी को कोई मिक्स ना हो जाए दरमियान में कोई टेररिस्ट, तो आप देख रहे हैं कि उनको चेक भी कर रहे हैं कि किसी ने कोई बेल्ट तो नहीं पहनी हुई है, कोई ऐसी चीज़। यहाँ पे वो ट्रेन के अंदर से जो अंदर मासूम लोग जिनको इन्होंने हॉस्टेज किया होता उनको निकाला जा रहा है। इनको अभी आगे जो उनसे साथियों को इनको आगे की तरफ भिजवा रहे हैं। मुख्तलिफ जगहों पे आपको लेटर हुए, कहीं पे डेड बॉडीज नज़र भी आ रही हैं पड़ी हुई। DGISPR ने बताया कि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान BLA के दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने हैंडलर्स से राब्ते में थे। इस कार्रवाई का भी मेन स्पॉन्सर भारत है। इस पूरे अमल के दौरान जब ये दहशत वाक़या चल रहा था तो ये जो दहशतगर्द थे अपने हैंडलर से जो कि अफगानिस्तान में था उसके साथ कम्युनिकेशन में थे एंड दिस केप्ट ऑन गोइंग ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। लेकिन ये जो बलूचिस्तान में ये जो वाक़या है और इससे पहले जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, वी अंडरस्टैंड कि इसका जो मेन स्पॉन्सर है योर ईस्टर्न नेबर। इसलिए दिस इज ए कंटिन्यूटी ऑफ द सेम पॉलिसी, द सेम स्पॉन्सर फ्रॉम वेयर इट वाज इंजीनियर्ड एंड फ्रॉम वेयर इट वाज बीइंग पुश्ड कि ये काम करने। इसके अलावा DGISPR ने बताया कि ऑपरेशन में बड़ी तादाद में दहशतगर्दों को मार दिया गया था, मगर तमाम दहशतगर्द नहीं मारे गए। तादाद इनकी ज़्यादा थी। जब इन्होंने ट्रेन से उनको निकाल के हॉस्टेजेस कर लिए और बैठा लिए तो एक स्मॉलर ग्रुप को इन्होंने इधर छोड़ दिया एंड द लार्जर ग्रुप जो है दैट स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स बैक टुवर्ड्स दी, वो एक ख़ास डिस्टेंस पे आगे चले गए थे, तो दे वर एंगेज्ड। अब वो डिफरेंट पार्टीज़ में जा रहे थे एंड न्यूट्रलाइज्ड। इन आर असेसमेंट उसमें से वहाँ पे एक बड़ी तादाद उनकी जो सी है उसमें मारी गई, लेकिन नॉट दैट ऑल ऑफ देम। और इसके अलावा जब ये जो ग्राउंड ऑपरेशन जहाँ पे आप कहेंगे ट्रेन के ऊपर ऑपरेशन हुआ, जहाँ पे जो स्नाइपर्स ने किया और बाद में ज़रार ने किया, इस कलेक्टिवली दिस ऑल इज 33 जो जहन्नम हासिल हुए। जो ये जा रहे थे आगे की तरफ वो खुद ये जा रहे थे जिनको हमने न्यूट्रलाइज किया, उनके साथ कोई हॉस्टेजेस नहीं थे। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने बताया कि 425 मुसाफिरों के टिकट जारी हुए थे। टिकट्स की तादाद और बाजियाब मुसाफिरों की तादाद में जो फ़र्क आ रहा है वो इसलिए हो सकता है कि कुछ मुसाफिरों ने सफ़र ही ना किया हो। ऐसा मुमकिन है कि एक दो मुसाफिर दोबारा दहशतगर्दों के हाथ लग गए हों। नंबर ऑफ पैसेंजर्स जिन्होंने टिकट इशू किए वो 425 थे। अब वो 425 ने टिकट जो इशू किए वो किसी भी स्टेशन पे बैठ सकता है, यानी किसी ने सिबी स्टेशन से बैठना था, किसी ने डेरा लायार से बैठना था, किसी ने आबे गुम से, किसी ने कहा, किसी बीच में सारे स्टेशन है। लाइकली ये भी होता है कि मैंने टिकट लिया लेकिन मैंने ट्रेवल नहीं किया। तो अब ये फिगर जो बीच में फर्क आ रहा है, कितने हॉस्टेजेस आ गए, रिकवर हो गए और इतनी शहादतें हो गई, बकाया जो फिगर है उसकी, ये माइट बी दिस इज द रीजन, बट देयर आर लाइकली चांसेस कि एक दो लोग जो भागे होंगे हो सकता है भटक गए हो सकता है दोबारा उनके हाथ लग गए हो सकता है वो सिक्योरिटी फोर्सेस पे। कल शाम को भी 2 बंदे FC की एक चेक पोस्ट पे आए। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान DGISPR वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इस वाक़े के बाद रूल्स ऑफ द गेम तब्दील होने के हवाले से सवाल का भी जवाब दिया। रूल्स ऑफ गेम जो है ना वो 2 हैं, एक तो जनरल साहब के, वो तो आपको यकीनन नजर आएंगे, खुद ही आपको भी नजर आएंगे और आपसे ज्यादा टेररिस्ट को नजर आएगा ना कि रूल ऑफ गेम क्या हुआ है। और दूसरा जो हमारे एंड पे, दिस टाइम गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान इज टेकिंग लीड ऑन नॉन काइनेटिक थिंग्स। जो गेम्स के बात कर रही हैं कि गेम्स के रूल्स, दे विल बी डेल्ट इन द वे ए पर्सन नीड्स टू बी डेल्ट, जो कि इंसान को, मासूम लोगों को रोडों से, बसों से उतार के ज़िबा करते हैं। एक ऐसा ग्रोह जो इंसानों में इसलिए तकसीम करता है कि तुम्हारी हस्ब नस्ब क्या है, जिसका ना बलोचियत से इन्होंने जैसे कहा ताल्लुक है, ना इस्लाम से ताल्लुक है, उनको उसी तरह डील करेंगे हम जैसे वो डिज़र्व करते हैं डील करना। वी विल टेक देम ऑन, देयर फैसिलिटेटर्स, देयर अबैटर्स, वेदर इनसाइड पाकिस्तान और आउटसाइड पाकिस्तान।
DGSPR ने यह भी बताया कि शहीद होने वाले 26 मुसाफिरों में से 18 का ताल्लुक फौज और FC से है, जबकि ऑपरेशन के दौरान भी FC के 5 एहलकार शहीद हुए। जबकि वज़ीर आला बलूचिस्तान ने यह मौक़िफ़ भी इख्तियार किया कि इस लड़ाई का ताल्लुक ना बलूचिस्तान की तरक्की से है और ना हुकूक से है, बल्कि ये खालिसतन दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। दहशतगर्दी की जंग को जोड़ा जाता है अंडर डेवलपमेंट से, अनपैरेलल डेवलपमेंट से, राइट्स से। बड़ा क्लियर कट आपको कहना चाहता हूं कि इस लड़ाई का ना बलोचियत से कोई ताल्लुक है, ना राइट्स से कोई ताल्लुक है। प्योरली ये इविल फोर्सेस हैं, टेररिस्ट हैं, जो खुदा न खास्ता पाकिस्तान को न सिर्फ डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, जबकि पाकिस्तान को वायलेंस के जरिए तोड़ना चाहते हैं। तो इनको एज अ टेररिस्ट ही ट्रीट करना चाहिए और एज अ टेररिस्ट ही ये फैसला हुआ है इनको ट्रीट किया जाएगा। सवाल से बात करने के लिए हमारे साथ वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी साहब मौजूद होंगे। ये भी सुनिए कि इस वाक़े के बाद साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने क्या कहा। बलूचिस्तान को सियासी तौर पर डील नहीं की है, उसको मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी अदारों के हवाले किया हुआ है। इस वक्त बलूचिस्तान के कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो खुला हुआ है, उसकी बुनियादी वजह लापता अफराद है। और मुझे पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने भेजा, इख्तियार दी, और उसमें अस्करी कुव्वत भी शामिल था। जब वो कामयाबी के करीब पहुंचे, फिर जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है उसने उसको वीटो कर लिया और वो एक बना हुआ एक मसला था जो 60-70% हल होना था, उसको खराब किया। बलूचिस्तान में तो अवाम को जो है ना वोट का हक नहीं है। इस दफा जो इलेक्शंस हुए थे वो क्या इलेक्शन थे, ऑक्शन थे। जो बलोच नौजवान हैं उनकी जमहूरियत पे, हम इंतखाबात पे रोज ब रोज एतमाद उठ रहा है। वो रोज ब रोज पाकिस्तान की जमहूरियत से दूर होते जा रहे हैं। अब हालात यहाँ तक पहुंच गए हैं कि आपके तमाम रास्ते वो बंद कर सकते हैं। पार्लियामेंट है, मौजूद है, बेरू है, एक ढांचा रखा हुआ है। इस किस्म का पार्लियामेंट पहले तो मैंने नहीं देखा है, बेख्तियार पार्लियामेंट। हमारी मेरी वो हो या अख्तर महंगल साहब की हो, हमारी कोई यहाँ पे वो हैसियत ही नहीं है। हमें इलेक्शनों में जबरदस्ती हराया जाता है। इस वक्त आप जो भी करेंगे पावर आपके पास नहीं है। हमारे तमाम अफसरों के तो कीमत लगी हुई है। मैं समझता हूं कि बलूचिस्तान के मसले का हल बंदूक नहीं है, वो डायलॉग है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी साहब हमारे साथ। भुट्टी साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आपने तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, DGSPR के साथ इशूज़ पर बात की। आपने भी जहां दहशतगर्दों पर सख्त तनकीद की, जहां अगर अब्दुल मालिक बलोच साहब अगर राइट्स की बात करते हैं तो आपने कहा कि ये सियासत जो है, इस सियासत पर तनकीद नहीं कर रहा हूं मैं, मगर अब्दुल मालिक बलोच साहब बता रहे हैं कि जो मसाइल हैं वो क्या हैं, वो अपनी हुकूमत के वाक़यात बता रहे हैं। आप उस वक्त उनकी हुकूमत में वज़ीर दाखिला थे कि मामलात होने लगे मगर नहीं हुए, वीटो कर दिए गए। किस तरीके से आगे बढ़ेंगे अब? देखिए शाहज़ेब भाई, मैं कमेंट कर डॉक्टर साहब ने जो बात की, सबसे पहले उन्होंने डायलॉग की बात की। बिल्कुल डॉक्टर साहब ने उस वक्त डायलॉग का एक सिलसिला शुरू किया था। मैं ज़रूर उनका वज़ीर दाखिला था, लेकिन उन्होंने मुझे उस वक्त एतमाद में नहीं लिया था। मुझे क्या, अपनी काबीना में से किसी रुकन को भी एतमाद में नहीं लिया था, और ना ही उस वक्त की असम्बली को, जिसको डॉक्टर साहब लेजिटिमेट समझते हैं, उसको भी एतमाद में नहीं लिया था। अभी तो डॉक्टर साहब जवाब देंगे कि सियासत में या जमहूरियत में सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लेने से पहले अपनी असम्बली को, अपनी काबीना को ऑन बोर्ड लेना चाहिए था कि आप किससे डायलॉग कर रहे हैं, किससे नहीं कर रहे हैं। जैसा कि मैं अभी हर मामले में, हर छोटी सी छोटी चीज़ होती है भी उसको अपोजिशन के सामने रखता हूँ, हम डायलॉग करते हैं और उसके बाद फिर उनको आगे लेके चलते हैं। तो दूसरा डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि शायद कोई सियासी मसला है। देखिए, डायलॉग या बंदूक, अब फैसला तो अच्छी बात तो ये है कि डायलॉग से अगर मसला रिजॉल्व हो जाए तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसने बंदूक उठाई हुई है वो आपके साथ डायलॉग के लिए तैयार ही नहीं है। वो बंदूक के जोर पे आपके साथ डायलॉग कर रहा है, आपके मासूम मुसाफिरों को कत्ल कर रहा है, आपके ट्रेवलर्स को कत्ल कर रहा है, नाइयों धोबियों को मार रहा है, बलोच कल्चर, बलोच का जो नॉर्म्स हैं उनको तबाह कर रहा है और दहशत का एक बाजार गर्म कर रहा है। तो उसके साथ अगर आप डायलॉग करना भी चाहें तो क्या डायलॉग करेंगे कि पहले अगर तुमने 100 मारे हैं तो कोई 50 मार लो? तो ये तो मतलब मुझे बात समझ नहीं आती। और सियासी मसला है कहाँ? फिर ये एक सवाल जो डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ ज़ाती तौर पर, और वो मेरी भी बहुत इज्जत करते हैं। ये जो ट्रू रिप्रेजेंटेशंस का एक क्वेश्चन जो है वो बड़े अरसे से मैं बलूचिस्तान के बारे में सुन रहा हूँ। ज़रा स्टडी कर लीजिए कि आउट ऑफ 51 देयर आर ओनली 8 मेंबर्स जो फर्स्ट टाइम इलेक्ट हुए हैं, और बाकी सारे वो लोग हैं जो दूसरी दफ़ा, कोई तीसरी दफ़ा, कोई चौथी दफ़ा। और बलूचिस्तान को समझने के लिए शाहज़ेब भाई, देयर आर
थ्री टाइप ऑफ पॉलिटिक्स जो बलूचिस्तान में हो रही है। एक जो है वो फेडरलिस्ट, जो फेडरेशन जमातों में मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज में रहे हैं, वो कभी नून लीग में, कभी काफ में, कभी पीपल्स पार्टी में, वो अपने आप को वहाँ पर फिक्स करते हैं जहाँ पर वो समझते हैं कि उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लोग जो है वो बेनिफिट हों। वो हर पॉलिटिकल आदमी का अपनी चॉइस है। उसके बाद दूसरी सियासत जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की है, जो एक साइजेबल मेंबर के साथ हर वक्त मौजूद होती है, कभी 7 मेंबर्स, कभी 8, कभी 9, कभी 10, कभी 13, कभी से कम, कभी ज़्यादा। उसके बाद एक और पॉलिटिक्स है जो बलोच और पश्तून नेशनलिस्ट की है। पश्तून नेशनलिस्ट का मुकाबला ज़्यादातर जमीयत के लोगों के साथ होता है, मौलाना फजलुर रहमान के लोगों के साथ होता है, क्योंकि वो पश्तून बेल्ट में ज़्यादा है। इसी तरह जो बलोच नेशनलिस्ट हैं वो ज़्यादातर उनका मुकाबला आपस में होता है। जब 97 में सरदार अख्तर जान मेंगल साहब वज़ीर आला बने, उसके बाद ये सारे ग्रुप्स में इनके इख्तलाफ हो गए और हर एक ने अपनी अपनी पार्टी बना ली। तो अगर आप उस वक्त से देकर आज तक के इलेक्शंस में देखें, कभी 4 सीटें, कभी 5 सीटें, कभी 7 सीटें, ये इसी तरह रहती है। सरदार अख्तर जान मेंगल साहब 13 में 2 सीट्स के साथ थे, फिर 18 में उनके मेंबर्स जो है वो 4 से 5 हो गए, फिर इस दफ़ा रिड्यूस होकर 1 हो गए। डॉक्टर मालिक साहब पिछली बार 0 पे थे, इस बार कोई 3 मेंबर्स आए। फिर ये कौन सी इलेक्शन मैनेजमेंट है, मुझे समझ नहीं आ रही कि साउथ में डॉक्टर मालिक साहब वहाँ से MP हैं, फिर उसके बाद पंजगूर से तुरबत से डॉक्टर मालिक साहब है, फिर पंजगूर से रहमत बलोच साहब और असद बलोच साहब है, दोनों नेशनलिस्ट हैं। फिर गवादर से मौलाना हदायतुर रहमान साहब हैं, जो नेशनलिस्ट हैं, या उनको जो भी कहें आप, हर वक्त एंटी एस्टेब्लिशमेंट ही कह दें चलें। उसके बाद फिर फुलन बलोच साहब हैं। सो मुझे समझ नहीं आती कि ये इलेक्शन कहाँ मैनेज हुआ, कब मैनेज हुआ। ये 8 मेंबर्स नए आए हैं और वो भी अर्बन सेंटर कोयटा से, 6 उनमें से कोयटा से। तो ये अगर सरफराज साहब ऐसा नहीं है तो ओवर द ईयर्स मसला बढ़ा है। जाहिर दहशतगर्दों से तो निपटना ही पड़ेगा रियासत को, और दहशतगर्द, ऐसे दहशतगर्द जो शनाख्ती कार्ड देखकर लोगों को मार रहे हों या इस किस्म के हमले कर रहे हों, उनसे तो निपटना ही पड़ेगा। मगर उन दहशतगर्दों की तादाद ना बढ़े, उनकी तरफ लोग माइल ना हो, ये रोकने के लिए रियासत क्या करेगी? अगर रियासत नहीं मुदाखलत कर रही है, बलूचिस्तान की सियासत ठीक चल रही है जैसी उसको चलना चाहिए, बिल्कुल फेयर तरीके से इलेक्शन हो रहे हैं, तो ये दहशतगर्द ज्यादा ऑर्गेनाइज क्यों हुए, इनकी तरफ लोग ज्यादा क्यों आए, ये इतना बड़ा ऑपरेशन करने में कैसे कामयाब हुए, इतना बड़ा हमला करने में कैसे कामयाब हुए, क्यों इनकी तादाद बढ़ रही है? देखिए शाहजेब भाई, अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, पाकिस्तान पर हमला हुआ है बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में 3 तरीक़ों से। नंबर 1 इज़ वायलेंस, जिसको आप दहशतगर्द कह रहे हैं, हम भी दहशतगर्द कह रहे हैं, सारा पाकिस्तान शुक्र है उनको दहशतगर्द कहने लग गया, नाराज़ बलोच से एक स्टेप हम ऊपर चले गए। अब उनके साथ 2-3 चीज़ें हैं जो उनको कॉम्प्लीमेंट करती हैं। एक, उनको लेजिटिमेट वॉइसेस चाहिए विद इन पाकिस्तान, वो उनको इस सूरत में मिल जाते हैं, जो वॉइसेस हैं उनके कोई यकजहती कमेटी के हवाले से, बाकी हवालों से, जो उनको न सिर्फ उनके लिए एडवोकेसी करते हैं, इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान की एडवोकेसी करते हैं, नौजवान को जो है वो डिसइंटीग्रेट करते हैं टू स्टेट से। और उसमें जो सबसे बड़ा किरदार है वो सोशल मीडिया का है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। जहां हमने मेनलैंड में देखा है कि कुछ पॉलिटिकल जमातें जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करती रही हैं माजी में, इसी तरह बलूचिस्तान में बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से ये तीनों तरीके से लोग हमलावर हैं। अब अगर इलेक्शन मैनेजमेंट की बात से दहशतगर्दी हो रही है, तो ये ज्यादा आवाजें तो पंजाब में उठती रही हैं या बाकी जगहों पे उठती रही हैं, तो वहां पर क्यों नहीं कोई दहशतगर्दी हो रही है? वहां पर क्यों कोई दहशतगर्दी? मतलब जब ये आप मुख्तलिफ लोगों की जब बात कर रहे हैं, एक तो वो है जिन्होंने हथियार उठाए और वायलेंस कर रहे हैं और दहशतगर्दी कर रहे हैं, जाहिर है उनसे तो रियासत निपटे, रियासत ही क्रिएट होनी चाहिए। मगर जो दूसरे लोग हैं, जो अगर कोई बात करता है गुमशुदगियों पर, कोई बात करता है राइट्स पर, तो रियासत उन्हें इंगेज तो कर सकती है। जिनको आप कह रहे हैं कि इनकी आवाज बनते हैं, रियासत उन्हें अपनी आवाज बनाए, रियासत उन्हें इंगेज करे, रियासत उनसे बात करे, बजाय इसके कि उनकी आवाज को दबाने की कोशिश करे। अगर रियासत उनसे मुत्तफिक नहीं भी है, तो रियासत के अंदर होते हुए, आईन और कानून के अंदर होते हुए हथियार उठाए बगैर ही बात कर रहे हैं ना, अगर रियासत उनसे मुत्तफिक नहीं भी है, तो बजाय इसके कि वो उनके करीब जाए, रियासत उनसे इंगेज करे, उनसे बात करे। देखिए उसमें भी 2 ग्रुप्स हैं। एक वो हैं जो पॉलिटिकल जमातें हैं जो रजिस्टर्ड हैं पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन में, उनके साथ तो डायलॉग डेली भी किया जा सकता है, ऑलरेडी हो रहा है। कल वज़ीर आज़म साहब तशरीफ़ लाए थे, डॉक्टर मालिक बलोच साहब वहाँ पर तशरीफ़ आवर थे। फिर हमारे साथ जब जब हम उनको तकलीफ़ देते हैं या हम उनके पास बुजुर्ग हैं हमारे, हम चले जाते हैं। और इसी तरह महमूद खान चकजई साहब हैं, उनकी पार्टी के लोग जो नेशनलिस्ट हैं वो हमारे पास आते हैं। मासवाए सरदार अख्तर जान मेंगल से, क्योंकि वो हमारे पास आना जाना उनका कम है, जब भी हम बुलाते हैं उनकी पार्टी के जो MP है वो भी नहीं आते।
उनका फिर मैंने रिकॉर्ड चेक किया, डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब वज़ीर आला थे तब भी कोई ऑफिशियल मीटिंग इस तरह की वो उनके साथ भी नहीं करते थे। मैं आपसे एग्री करता हूं कि उनको एंगेज करना चाहिए, जो राइट्स की बात कर रहे हैं उनके साथ बिल्कुल बातचीत करनी चाहिए। वो ऑलरेडी असेंबली का हिस्सा है, वो वहां पर अपना फोरम पे बात रख सकते हैं। एक वो लोग हैं जो सड़कों पे हैं, सोशल मनूवर करते हैं। वो सोशल मनूवर मैंने आपसे कहा कि जैसे फॉर एग्जांपल BYC की मिसाल ले लें। बाहर तो ऐसा लगता है कि सारा पाकिस्तान कहता है कि ये पुरअमन लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए ये प्रोटेस्ट करते हैं। वही कॉन्स्टिट्यूशन जो उनको असेंबली का राइट देता है, वही कॉन्स्टिट्यूशन मुझे उस असेंबली को ऑर्गेनाइज करने का अख्तियार देता है। तो मेरा अख्तियार क्यों छीनते हैं जब मैं उनको कहता हूं यहां पर नहीं, यहां पर आप असेंबल हो। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका आर्टिकल 5 क्या कहता है कि अब वो लॉयल्टी टुवर्ड्स स्टेट जो है वो अनकंडीशनल है। फिर वो करते क्या है जाजेब भाई, ये आप अंदाजा लगाएं कि वो जब जाते हैं, जहां जहां जाते हैं, वहां पाकिस्तान के जब अपने जलूस जलसे कर रहे होते हैं, पाकिस्तान का झंडा जलाते हैं, इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान के लिए एडवोकेसी करते हैं, एक बलूची में एक नेशनल ओथ लेते हैं जिसमें वो नेशनल ओथ में वो ये कहते हैं कि इंडिपेंडेंट तक हम आराम से नहीं बैठेंगे। मैं BYC की बात कर रहा हूं। तो BYC को तो आप इंगेज कर सकते हैं। जैसे मारक बलोच साहिबा हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा कि हम वायलेंस के खिलाफ हैं, उन्होंने टेररिज्म का कहा कि हम इसके भी खिलाफ हैं। अगर आपके ये एतराजात हैं उनके ऊपर और उनके एतराजात हैं रियासत के ऊपर, तो एक दरमियान का रास्ता निकाला जा सकता है ना। हथियार तो नहीं उठा रहे वो, आप उनको इंगेज कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, बजाय इसके कि रियासत उनके ऊपर भी वही कट्टा लगाए जो वो दहशतगर्दों पर लगाती है। उनसे भी बात करने पर, उनकी आवाज दबाने पर भी उतना ही जोर दिया जाए। उनसे तो बात की जा सकती है ना, कम से कम उनसे इंगेज किया जा सकता है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की बात की जा सकती है। देखिए शाहजेब भाई, देखिए अगर वो एक तो उन्होंने कभी टेररिज्म को कंडेम नहीं किया, उन्होंने किया है। देखिए मारक बलोच साहिबा ने किया हुआ है, एक बाकायदा ट्वीट करके भी किया हुआ है। मतलब गुज़िश्ता बरस भी जब उन पर तनकीद हो रही थी, उन्होंने कहा कि हम हर किस्म की वायलेंस, चाहे वो एथनिसिटी, रेस, पॉलिटिकल या रिलीजियस एफिलिएशन के हवाले से हो, उसके मुखालिफ हैं और रूल ऑफ लॉ का ही हल है बलूचिस्तान के मसाइल का, उन्होंने कहा हुआ है। जी मेरी गुजारिश सुने, ये जो वाकयात हुए उनका उन्होंने आके पब्लिकली कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कहीं उन्होंने आके इसकी मजम्मत नहीं की। मजम्मत से बढ़कर अगर कोई ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट होता है ना, तो वो फिर विक्टिम्स की बात करता है। वो विक्टिम जो है, वो ये जो मुसाफिर हैं, क्या ये विक्टिम नहीं है? क्या ये पंजाबी जो बेचारे बार्बर्स को कत्ल किया जाता है, ट्रेवलर्स को कत्ल किया जाता है, डॉक्टर्स इंजीनियर्स को मारा जाता है, बलोचों को जो मारा जा रहा है मुखबरी के नाम पर, उनके बारे में क्यों ये खामोश रहती है? ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट नहीं है, एजेंडा ड्रिवन है। लेकिन हैविंग सेड दैट, हमने कई बार उनको इंगेज किया है डिफरेंट लेवल्स पे, कहीं हमारे ऑफिशियल लेवल पे कमिश्नर्स और बाकी लोग इंगेज करते हैं, हमारे सीनियर मिनिस्टर हैं ज़हूर बुलेदी साहब, उन्होंने उनको इंगेज किए। हम उनको इंगेज करते रहते हैं और बार बार करेंगे, आइंदा भी करेंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो बजाय इसके कि इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान की एडवोकेसी करें, और हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो कहीं रिक्रूटमेंट प्रोसेस का भी हिस्सा ना हो, कि लोगों को जज्बाती करके, और वो BLA के लिए एक रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है उसका भी हिस्सा बनते जा रही है। और उसके भी हमारे पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस और सॉलिड एविडेंसेस दोनों मौजूद हैं। देखिए, अगर सर्कमस्टेंशियल और सॉलिड दोनों एविडेंस मौजूद है तो वो तो फिर सामने रखने चाहिए ना, सब उसका सिर्फ क्लेम नहीं होना चाहिए, अगर जो बात आप कर रहे हैं। और दूसरा बात, जब आप कहते हैं कि एंगेजमेंट पर आप बिलीव करते हैं, ताकि कम से कम जो लोग हथियार नहीं उठा रहे हैं उनसे बात की जाए, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाए। अब तो मालिक बलोच साहब भी कह रहे हैं, और या अख्तर मेंगल साहब कह रहे हैं कि हमारे हाथ से चीज़ें निकल रही हैं, इससे पहले कि बहुत निकल जाए। वो तो हुकूमत पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि वो एहतराम करते हैं आपका, मालिक बलोच साहब ने आपके हवाले से कहा, मगर वो आपके इख्तियार पर सवाल उठा रहे हैं कि आप कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं जो बातें अब की जा रही हैं। देखिए, मुझे समझ नहीं आ रही कि हम एक तो कंफ्यूज कर रहे हैं सारे इशू को। मतलब कि अगर कोई नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स कर रहा है तो वो क्यों ये समझा जा रहा है कि सारी चीज़ें जो है वो जो कह रहा है वो बात दुरुस्त है। हम तो कह रहे हैं कि हम डायलॉग के लिए हम सबके साथ तैयार हैं, हम रोजाना बातचीत करते हैं, रोजाना। अगर ये अज्यूम कर लेते हैं वो जो बातें कह रहे हैं गलत है, तो ग्राउंड रियलिटी इंप्रूव तो नहीं हो रही ना। हम कहें उनकी सारी बातें गलत, आपकी सारी बातें सही, तो बलूचिस्तान में अमन आ रहा है? नहीं। बलूचिस्तान में वायलेंस बढ़ रहा है? हाँ। बलूचिस्तान में क्या बहुत ज्यादा वाकयात हो रहे हैं, दहशतगर्द ज्यादा आगे जाके कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर रियासत का क्या जवाब है इस पर? देखिए, ना ये मेरी पूरी बात दुरुस्त कह दे से कम होगा, ना डॉक्टर साहब की बात को अडॉप्ट करने से ये कम होगा। अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, वायलेंस क्यों बढ़ा है, ये राइज क्यों आया है। दो रीजंस हैं उसकी। एक तो वो गैजेटरी है जो यूएस विड्रॉल के बाद ब्लैक मार्केट पे इजीली अवेलेबल हो गई, और वो ऐसी नाइट गैजेटरीज, ऐसी गैजेटरीज उनके हाथ लगी, उससे उनका राइज हुआ। दूसरा, जो टीटीपी के बारे में अपीजमेंट हुई, वो तो पूरा पाकिस्तान जानता है कि टीटीपी को पिछली हुकूमत में किस तरीके से वापस बसाने की बात हुई, उनके
साथ डायलॉग की बात हुई, उनके लोगों को जेलों से छोड़ने की बात हुई। इसी तरह जो बलोच सेपरेटिस्ट या दहशतगर्द ग्रुप थे उनके लोगों को भी पकड़ पकड़ के छोड़ा गया, जो पकड़े हुए लोग थे उनको छोड़ा गया, उनको दोबारा वो स्पेस दे दी गई, सारी चेक पोस्टें खत्म कर दी गई, तो उन्होंने वो स्पेस अपनी गेन की। और ये राइज पहली दफा तो बलूचिस्तान में आया नहीं, 2009 में ये राइज आया, 2009 के बाद फिर 2013 के ऑनवर्ड 18 तक बिल्कुल 18 का पीसफुल इलेक्शन था। तो ये पहली दफा हम नहीं देख रहे, उसके बहुत सारी डायनेमिक्स है, बहुत सारी रीजंस है। अगर कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन डॉक्टर मालिक साहब को नजर आता है, सरदार अख्तर जान मेंगल को नजर आता है या किसी और को नजर आता है तो मुझे बता दें, हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं, हुकूमत भी तैयार है। ये अच्छी बात है कि रियासत पॉलिटिकल सॉल्यूशन के लिए तैयार हो। बंदूक जिन्होंने उठाई है उनके खिलाफ कार्रवाई रियासत करने का फैसला करे। मगर अब अहम बात यह है कि आज आपने भी कहा, डीजीएसपीआर ने भी कहा कि अफगानिस्तान गढ़ है, सिर्फ तहरीक तालिबान का नहीं बल्कि इन सेपरेटिस्ट का भी। और अब मसला यह है कि ये बताया जाता था कि अशरफ गनी की हुकूमत है और ये इंडिया के साथ मिले हुए हैं और ये सारी की सारी कार्रवाई पाकिस्तान में करने के लिए इंडिया के साथ मिलकर ये सब होता है। पाकिस्तान मुखालिफ एक हुकूमत है, तालिबान की हुकूमत आती है, DGISI उस वक्त के जनरल फैज़ जाते हैं और चाय पीते हुए कहते हैं एवरीथिंग विल बी फाइन। और अब हमें नज़र आता है कि जी इन्हीं तालिबान पर तहरीक तालिबान का भी इल्ज़ाम लग रहा है, इन्हीं तालिबान पर वो इल्ज़ाम भी लग रहा है कि जी बलोच सेपरेटिस्ट जो हैं और दहशतगर्द हैं उनके लिए भी ये इस वक्त गढ़ फराहम कर रहे हैं। तो एक और रियासत की नाकाम पॉलिसी है ये भी। देखिए, नाकाम पॉलिसी तो मैं नहीं समझता हूं, लेकिन देखिए एक्सपेक्टेशन जरूर होती है। जो इंटरिम गवर्नमेंट है अफगानिस्तान की, उन्होंने हमसे नहीं दुनिया से वादा किया दोहा में कि उनकी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। जब उन्होंने ये वादा किया तो हम भी उस वादे की आड़ में आ गए कि वाकई ऐसा होगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ, उन्होंने अपना वादा ऑन नहीं किया। तो इसमें रियासत पाकिस्तान का कसूर है या अफगानिस्तान का कसूर है? और फिर उन्होंने जो हम बात करें, हम किसी और मुल्क की बात क्यों नहीं करें? इसलिए कि ये सारे के सारे वहां पर बेस्ड हैं, इनको वहां पर पैटर्नेज हासिल है, स्टेट पैटर्नेज हासिल है। और अफगान हुकूमत से अब भी हमारी ये अपील है कि आपने जो दुनिया के साथ वादा किया है दोहा एग्रीमेंट में, आप उस वादे पर अमल करें और अपनी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना करने दें। जिस दिन उनकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी तो हम उनका नाम नहीं लेंगे। ये ऐसी है कि हम माल्टा का नाम क्यों नहीं लेते, स्पेन का नाम क्यों नहीं लेते, इसीलिए अफगानिस्तान का लेते हैं कि वो इस्तेमाल हो रहा है। और साहब, और फिर हल क्या है इसका? वहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, तो हल क्या है? क्या करेगी आगे रियासत? क्या फैसला हुआ है? देखिए जी, फैसला ये हुआ है कि हम डिप्लोमेटिक जो चैनल है उस पर मोफा लीड लेगी और वो हर फोरम पे ये बात करेगी और इंटरनेशनली इसको बड़ा रिलीजियसली फॉलो किया जाएगा। उनको उनका वादा याद दिलाया जाएगा, दुनिया को याद दिलाया जाएगा कि ये वादा उन्होंने दुनिया के साथ किया था, लेकिन आज पाकिस्तान के खिलाफ वो इस्तेमाल हो रही है। उसके साथ साथ जो दहशतगर्द है जिसने बंदूक उठाई है स्टेट ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट, उसको यकीनन रिट ऑफ द स्टेट एस्टेब्लिश की जाएगी, उसको क्रश किया जाएगा। जो तीसरा फरीक है जो उसमें फिर दो हिस्से हैं, एक वो जो नेशनलिस्ट कुव्वतें हैं उनका अपना एक स्कूल ऑफ थॉट है, उनके साथ हम बैठने को तैयार हैं। वो इलेक्शन रिफॉर्म्स पे बात करना चाहते हैं, वो गुड गवर्नेंस पे बात करना चाहते हैं, वो मेरिटोक्रेसी पे बात करना चाहते हैं। इन सारी चीज या और कोई पॉलिटिकल इशू है उस पर हम बात करने के लिए तैयार हैं। और हमारा तो मौकफ ही हमेशा से मुफाहमत का रहा है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो है ही मुफाहमत का नाम, हम उस मुफाहमत के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन अगर किसी ने हथियार उठाए, वायलेंस इन द नेम ऑफ रिलीजन इज टेररिज्म, वायलेंस इन द नेम ऑफ दिस सो कॉल्ड जो बलोच परस्ती जिसका बलोच से कोई ताल्लुक नहीं है, राइट से कोई ताल्लुक नहीं है, उसको फिर क्या नाम दें? उसके साथ भी तो उसी तरह डेल्ट किया जाएगा ना जिस तरह टेररिज्म के साथ किया जाता है या टेररिस्ट के साथ किया जाता है। बहुत शुक्रिया वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुर्की साहब का मौक़िफ़ आपने सुना। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। हुकूमत के लिए एक बड़ा स्कैंडल बन रहा है, चीनी 180 रुपये की हो गई। वज़ीर आज़म ने आज नोटिस लिया है, क्या हो रहा है तफसीलात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। मुल्क में चीनी की मुसलसल बढ़ती हुई कीमतें एक बहरान का पता दे रही हैं और यह बहरान हुकूमत के खिलाफ एक स्कैंडल की शक्ल इख्तियार कर रहा है। और इस सूरत हाल का नोटिस लेकर वज़ीर आज़म ने इजलास मुनक्किद किया है। मुल्क में रमज़ान के दौरान चीनी की कीमतों में तेज़ी से इजाफा हुआ है और चीनी की औसत कीमत 14 रुपये 22 पैसे फ़ी किलो बढ़कर 180 रुपये तक जा पहुंची है। हुकूमत ने पहले 7.5 लाख मीट्रिक टन चीनी बरामद कर दी और अब कीमतों के बहरान पर काबू पाने के लिए खाम चीनी दरामद करने की खबर आई। आज खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी की खपत, रसद और कीमतों से मुताल्लिक इजलास की सदारत की है, जिसके लामिया में कहा गया है कि वज़ीर आज़म ने चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ों और चीनी की कीमत में इजाफा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी है और कहा है कि चीनी ज़ख़ीरा करने, कीमतों पर सट्टा लगाने और मसनूई इजाफे की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म ने शुगर मिल्स के साथ चीनी की खपत और रसद की निगरानी के लिए
रवाबित बेहतर करने की हिदायत करते हुए चीफ सेक्रेटरीज को चीनी की मुकर्ररा कीमत पर आवाम को फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की और कहा है कि मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन करके रिपोर्ट पेश की जाए। मुल्क में चीनी की वाफिर मिकदार मौजूद है, मसनूई तौर पर बहरान की फिजा पैदा करने वालों को कानून के शिकंजे में लाया जाए। रमजान में आम आदमी का माफिया के हाथों कतन इस्तेसाल नहीं होने देंगे। इसके अलावा वफाकी इदारा शुमारियात ने चीनी की कीमतों के ताज़ा आदादोशुमार जारी कर दिए हैं, जिनके मुताबिक मुल्क में चीनी की औसत कीमत 171 रुपये 90 पैसे फी किलो हो गई है और ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 180 रुपये फी किलो तक है। सरकारी डेटा के मुताबिक जनवरी से अब तक चीनी औसतन 33 रुपये 26 पैसे फी किलो महंगी हुई, जबकि 3.5 माह में चीनी औसतन 40 रुपये 5 पैसे फी किलो महंगी हुई। साल 2025 के आगाज पर मुल्क में चीनी की औसत कीमत 138 रुपये 64 पैसे फी किलो थी, जबकि मुल्क में 3.5 माह पहले चीनी की औसत कीमत 131 रुपये 85 पैसे फी किलो थी। इस सब पर रद्द-ए-अमल देते हुए तर्जुमान पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन का अपने बयान में कहना है कि मुल्क में चीनी की कोई किल्लत नहीं है। चीनी की किल्लत से मुतालिक अफवाहें फैलाकर मुफाद परस्त अनासिर मुल्क में हिजान पैदा कर रहे हैं। करियाना मर्चेंट, सट्टेबाज और जखीरा अंदोज बेसरूपा बातें फैलाकर शुगर इंडस्ट्री के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। दूसरी सनतों की तरह शुगर इंडस्ट्री को भी फ्री काम करने दिया जाए, शुगर सेक्टर को मुकम्मल डीरेगुलेट करके फ्री मार्केट की सहूलत दी जाए। रवां सीजन में गन्ने की रिकवरी कम हुई है और चीनी की पैदावारी अखराजात में बेपनाह इजाफा हुआ है। माहिर अजनास शमसुल इस्लाम ने भी कल हमारे प्रोग्राम में बात करते हुए कहा था कि चीनी का बहरान इंजीनियर्ड है, हर साल की तरह इस साल भी चीनी की कोई किल्लत नहीं है। क्रशिंग सीजन अभी मुकम्मल तौर पर खत्म भी नहीं हुआ और क्राइसिस हो गया। ये क्राइसिस जेन्युइन है, इस वक्त शॉर्टेज है या ये सारा क्राइसिस क्रिएट किया हुआ है? ये इंजीनियर्ड क्राइसिस है। 84 मिलियन टन की प्रोडक्शन का जो फिगर 83.5 इन्होंने दी थी ऑफिशियली, अराउंड 84 मिलियन टन थी, तो उसके हिसाब से आपकी चीनी 10% का अगर आप रिकवरी पे बेस जाते हैं तो आपकी 8 मिलियन टन की चीनी, मैं उसको 8 मिलियन भी नहीं कहता, मैं 7 मिलियन पे लेके आता हूँ कि 8.33% रिकवरी पे आपकी आती है। तो 7 मिलियन टन आपकी प्रोडक्शन इस साल हुई। 1 मिलियन टन आपके पास कैरी फॉरवर्ड स्टॉक पड़े हुए थे, 8 मिलियन टन ये हो गए। अगर आपने 7.5 लाख टन की एक्सपोर्ट कर दी, उसको भी मैं 1 मिलियन गिन लूं तो फिर भी आपके पास चीनी 1 मिलियन टन की सरप्लस रहेगी। ये हर साल की तरह चीनी में कोई शॉर्टेज नहीं है। हुकूमत अपनी पॉलिसी को सही करे, इंडस्ट्री जो इसमें इन्वॉल्व है उसके ऊपर क्रैकडाउन करे, क्योंकि जितना रेवेन्यू इस सेक्टर से आ रहा है वो आप देखें तो एफबीआर में उतना टैक्स कंट्रीब्यूशन भी नहीं जा रही। एफबीआर भी अपना ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाने के बावजूद अगर चीनी को ट्रैक नहीं कर पा रहा, ट्रेस नहीं कर पा रहा, तो फिर हमारे पास ये शकूक उभरते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला है। इस पूरी सूरत पर बात करेंगे। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक से जब हुकूमत ने चीनी बरामद करने का फैसला किया था तो इस कमिटमेंट के तहत किया था कि लोकल मार्केट में चीनी की कीमत नहीं बढ़ेगी और एक प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई जिसका कन्वीनर मुसद्दिक मलिक साहब को बनाया गया। मगर फिर खबर आई कि मुसद्दिक मलिक ने मजीद बरामद की मुखालफत की, मगर उन्हें हटाकर इसहाक डार साहब को कमेटी का कन्वीनर बना दिया गया। बात करेंगे वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक से। मलिक साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले खबर आती है और जाहिर खबर क्या आई है, अवाम भुगत रहे हैं, 180 रुपये फी किलो चीनी हो गई है, जनवरी से अब तक 33 रुपये महंगी हो गई है। वजीर आजम ने नोटिस लिया, कहा कि मुल्क में वाफर मिकदार में चीनी मौजूद है, क्रशिंग सीजन चल रहा है इस वक्त, शुगर मिलर्स कह रहे हैं वाफर मिकदार में मौजूद है, मगर चीनी की कीमत बढ़ने के बाद दरामद की खबर आती है कि शक्कर दरामद की जाएगी। शॉर्टेज है नहीं है, कौन माफिया है जो इस सारे के सारे मामले में फायदा उठा रहा है? आप इस मामले में इन्वॉल्व रहे। देखिए, ये शुगर का मामला तो हर मर्तबा ही गड़बड़ पैदा करता है। तो एक तो ये है कि इसमें होता क्या है, तो हमारे यहाँ शुगर के ऊपर बहुत ज़्यादा सट्टाबाजी होती है और बहुत से लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, और जब सीज़न शुरू हो रहा होता है तो वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं और कोई ना कोई आर्टिफिशियल ख़बर फैलाते हैं। मसलन ये ख़बर फैला देंगे कि हमारा गन्ना जो है उसमें रस कम हो गया है इस मरतबा, इस वजह से चीनी की शॉर्टेज हो जाएगी, या एकदम ख़बर आ जाएगी कि चीनी की डिमांड बढ़ गई और चीनी की डिमांड पूरी नहीं हो रही, या ये ख़बर आ जाएगी कि बेइंतहा चीनी स्मगल होकर मुल्क से बाहर जा रही है। इसमें चीज़ों में, बाज़ चीज़ों में तो हकीकत होती है, मगर ज़्यादातर ये खबरें फैलाई जाती हैं, और वो फैलाई इस वजह से जाती हैं ताकि मार्केट का सेंटिमेंट बदले, और वो लोग जिन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई है या वो लोग जिन्होंने सट्टे किए हुए हैं, वो एकदम जब कीमत बढ़े तो वो उससे फ़ायदा उठा सकें। और ये एक बड़ा पुराना मामला है, और ये एक इशू, जनरल एक इशू है रेगुलेशंस का, कि जब आप मुल्क में रेगुलेशंस के ज़रिए किसी चीज़ को रोकने की कोशिश करें तो उसमें बहुत सी ब्लैक मार्केट्स खुल जाती हैं, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो जाती हैं, क्योंकि मार्केट काम नहीं कर रही होती। जब मार्केट काम ना करे
और चंद सिविल सर्वेंट्स बैठ के फैसले कर रहे हों, या मैं ही बेशक सियासतदान के तौर पे फैसले कर रहा हूं, तो मार्केट जो है वो बहुत बड़ी होती है और उसके सामने किसी एक दो लोगों का खड़ा हो जाना बड़ा मुश्किल होता है। जाहिर है माजी में ये स्कैंडल्स बार बार हुए हैं, इस बार भी जब एक्सपोर्ट की इजाजत दी गई तो सवाल उठा कि यही चैप्टर दोहराया जाएगा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जो माजी में होता रहा है, और ये हुआ। अब आप थे प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी के, आपको कन्वीनर बनाया गया, उसके बाद ये खबर आती है कि आपने इस बात पर कहा कि बरामदी शराइत जो हैं इसकी खिलाफवर्जी करने पर शुगर मिलर्स पर आपने तनकीद की इजलास में, और आपने कहा कि कोटा मनसूख किया जाए चीनी बरामद करने के हवाले से। कुछ अरसे बाद खबर आती है कि आपने 1 अगस्त 2024 के इजलास में भी आपने मौक़िफ़ का इयादा किया कि बरामदी कोटा मनसूख किया जाए। ताहम बाद में जो कमेटी थी उसकी सरप्राइज से आपको वहां से हटा दिया जाता है, इसहाक डार साहब को लगा दिया जाता है, ये क्या हुआ फिर? देखिए, इसमें दो पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि मुझे यही खतरा रहता है जिसका इजहार मैंने आपके सामने किया है, और तब भी मुझे खतरा ये नहीं था कि चीनी की शॉर्टेज हो गई, और चीनी की शॉर्टेज नहीं हुई। अभी आपने प्रोग्राम के इब्तदाई में भी बताया कि चीनी की शॉर्टेज नहीं हो रही, लेकिन जिस चीज को प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कहा था कि आप बिल्कुल आहनी तौर पे आप उसको मॉनिटर करें, वो ये है कि मार्केट की कीमत ना बढ़ पाए, और अगर मार्केट की कीमत बढ़ने की तरफ या बढ़त की तरफ जाना शुरू हो तो फौरी तौर पे उसकी एक्सपोर्ट जो है वो रोक दी जाए। तो ये दो मुख्तलिफ मामलात हैं। एक मामला है कि चीनी की कमी ना हो, चीनी कहीं ज्यादा एक्सपोर्ट ना हो जाए, चीनी के ज़खायर में कमी ना आ जाए, और दूसरा ये कि मार्केट रिस्पॉन्ड कैसे कर रही है। और वजीर आजम ने इस वजह से इस बात का अहाता करते हुए ये फैसला किया था कि कहीं अगर चीनी की कमी ना भी हो, क्योंकि जब चीनी एक्सपोर्ट करने का फैसला किया गया तो ये तयन किया गया था कि सीजन खत्म होने तक क्या हमारे पास फिर भी बहुत ज्यादा रिजर्व्स होंगे, और ये बात फैक्चुअली सामने आई थी कि हमारे पास जो चीनी के ज़खायर मौजूद हैं उसमें अगर हम एक्सपोर्ट कर दें तब भी हमारे इतने ज़खायर हमारे पास मौजूद होंगे कि जब चीनी का क्रशिंग सीजन शुरू होगा, गन्ने का क्रशिंग सीजन शुरू होगा, तो चीनी की कमी नहीं होगी, और चीनी की कमी नहीं हुई। लेकिन ये जो कीमत के ऊपर चेक लगाने का मामला था वो प्राइम मिनिस्टर ने इस वजह से किया था कि चीनी की प्राइसिंग के जरिए मार्केट को गलत सिग्नल ना दिया जाए कि चीनी की वाफिर मिकदार मगर ये कदम जब वजीर आजम ने उठाया था, आपको उसका कन्वीनर बनाया था, आप इजलास में सवाल उठा रहे थे कि जी देखें इसकी पासदारी नहीं की जा रही है, जो शराइत रखी गई थी और जिन शराइत के तहत बरामद की इजाजत दी गई थी। तो उसके बाद जब आप तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे थे, बजाय इसके कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात पर तवज्जो दी जाती, आपको उस प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी की सरबराही से हटाया गया और इसहाक डार साहब को लगा दिया गया। तो हुकूमत इस सारे के सारे किस्से की जिम्मेदार ना हुई? नहीं, नॉट एट ऑल। देखिए, बात यह है कि जब मुझे प्राइस मॉनिटरिंग के ऊपर लगाया गया था तो उस वक्त ये देखना था कि इसको मॉनिटर किया जाए। जब हमने देखा कि प्राइस थोड़ी सी बढ़ रही है तो उस वक्त सोचा ये गया कि इस मामले को देखने के लिए जो हमारी वजारतें हैं वो उसमें इन्वॉल्व हैं। सिर्फ मेरी वजारत या सिर्फ एक बंदे का ये काम नहीं है, इसमें फूड सिक्योरिटी की वजारत भी है, इसमें हमारी इंडस्ट्रीज की वजारत भी है, इसमें और भी बहुत सी वजारतें हैं। तो जब ये इतनी ज्यादा वजारतों का मुरक्कब होता है और प्राइस मॉनिटरिंग जो है वो प्लानिंग करती है, तो प्लानिंग की जो वजारत है वो भी इसमें इन्वॉल्व है। तो फिर ये सोचा गया कि जब 5 या 6 वजारतों को सुपरवाइज करना है और एक अच्छे और अफसल तरीके से उसको आगे लेकर जाना है, तो कोई एक ऐसे होने चाहिए लीडर जिनकी ज्यूरिसडिक्शन मल्टीपल मिनिस्ट्रीज के ऊपर हो। तो मेरी ज्यूरिसडिक्शन तो एक ही वजारत के ऊपर है। इस वजह से 2 चॉइसेस थी हमारे पास। एक ये कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर साहब को बना दिया जाए क्योंकि वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं, तो तमाम वजारतें उनको रिपोर्ट करती हैं, और दूसरा ये कि प्लानिंग की वजारत को बना दिया जाए। तो उस वक्त वक्ती तौर पे ये फैसला किया गया कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, ताकि वो तमाम वजारतों को यकजा करके एक ऐसी पॉलिसी बनाएं जो कारआमद साबित हो, तो उनको उसका चेयरपर्सन बना दिया गया। तो ये कदम कितना कारआमद साबित हुआ? वजीर आज़म नोटिस तो ले रहे हैं मगर खुद हुकूमत कैसे जिम्मेदार नहीं है जो कुछ मार्केट में हुआ उसकी? देखिए, एक बात तो ये है कि जब मैंने ये चीनी की एक्सपोर्ट को कहा कि इसको रोक दिया जाए, और कुछ देर के लिए रुकी भी,
उसकी वजह ये थी कि उस वक्त जो कीमत मुकर्रर की गई थी उसको चीनी की जो रिटेल की कीमत थी तजावुज कर रही थी। 140 रुपए थी, अब मुझे अच्छी तरह से याद नहीं, या 142 रुपए 140 रुपए एक्समेल और 2.5-3 रुपए के मार्जिन से आप लोगों ने कहा था कि ये होनी चाहिए। हाँ, 144 रुपए कुछ ऐसा नंबर था। तो जब वो 144 से 2 हफ्ते के लिए भी ऊपर गई तो फौरी तौर पे हमने कहा कि इसको ऊपर एक पाबंदी भी लगाई जाए और उसके बाद ये फैसला किया गया कि इसको मौसर करने के लिए डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को इसका सरबराह बना दिया जाए। तो अगर आप उसके बाद के आने वाले एक हफ्ते देखें तो एकदम चीनी की प्राइस नीचे आ गई थी। तो दोबारा जो पाबंदी रिलैक्स की गई वो इस वजह से की गई थी कि जो टारगेट प्राइस हमने जिसका तयन किया था चीनी की प्राइस उस रिटेल में उससे नीचे आ गई। तो अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि ये मल्टी मिनिस्ट्रीज को इकट्ठा करने के लिए जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को लगाया गया था, क्या वो मौसर फैसला था? तो मैं समझता हूं बहुत मौसर फैसला। आपके तहफ्फुज़ात का क्या हुआ? जो आपके तहफ्फुज़ात थे उसका क्या हुआ? जी, वक्ती तौर पे मेरे ख्याल है कि कुछ उसमें पाबंदी लगी थी, मुझे अब याद नहीं, मेरे पास वो कागज या फाइल नहीं है, मैं ऐसी बात नहीं कोई करना चाहता जो बात में गलत साबित हो, लेकिन वक्ती तौर पे उसके अंदर एक तातुल आया था, फिर इन्फोर्समेंट के जरिए उस प्राइस को नीचे लाया गया था। जब प्राइस नीचे आ गई तो दोबारा से फिर एक्सपोर्ट की कुछ इजाजत दी गई थी। तो ये जो हमारा असल जो पाकिस्तान का मामला है, जो प्रॉब्लम है, वो चीनी की जखीरा नहीं है, चीनी की क्वांटिटी नहीं है, गन्ने का शुगर कंटेंट नहीं है, वो ये खबरें हैं जिनको ट्रिगर के तौर पे जखीरा अंदोज और सट्टाबाज इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे मतलब इसका इलाज ये नहीं है कि जब अब नए फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो बार बार बात करते हैं कि जी गवर्नमेंट को निकलना चाहिए इस बिजनेस से, चाहे वो वीट का बिजनेस हो, गंदम का बिजनेस हो, चावल की आमतौर पर मिसाल दी जाती है कि जी वो डीरेगुलेटेड है, देखें वो अच्छा परफॉर्म करता है, पाकिस्तान को एक्सपोर्ट अर्निंग्स भी कमा के देता है। शुगर क्योंकि ज़ाहिर चीनी की जो मिलें हैं वो बहुत सारे सियासतदानों की हैं, किसी भी हुकूमत में हो वो कहीं ना कहीं से इसको मुतालबा अब जरूर आ रहा है कि जी डीरेगुलेट कर दे, मगर रेगुलेट करना ही उनको बेनिफिट करता है, चाहे वो गन्ने की सपोर्ट प्राइस हो ताकि काश्तकार गन्ना उगाएं, फिर आगे जाके एक्सपोर्ट की परमिशन उसमें भी गवर्नमेंट इन्वॉल्व, फिर आगे इंपोर्ट की परमिशन उसमें भी हुकूमत इन्वॉल्व। तो बेहतर नहीं है कि मुकम्मल तौर पर डीरेगुलेट किया जाए इसको, मार्केट फोर्सेस पर छोड़ा जाए इसको, ताकि इस तरीके से ना भुगत रहे हो बार बार। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना जी, फ्रॉम योर माउथ टू गॉड्स ईयर्स। तो ये बिल्कुल वही बात आपने, यानी आपने कोई बात छोड़ी नहीं जो मैं कह सकूं। देखिए, हमारे पास 2 लाया अमल हैं या 2 स्ट्रैटेजीज हैं। एक तो लाया अमल ये है कि इसको कंप्लीटली डीरेगुलेट कर दिया जाए, या ना इंपोर्ट करने पे कोई पाबंदी हो ना एक्सपोर्ट करने पे कोई पाबंदी हो, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि पाकिस्तान में जो चीनी की कीमत है वो किसी भी वक्त में बैनुल अक़वामी चीनी की कीमत और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यानी शिपिंग कॉस्ट जो है उससे ज्यादा नहीं होगी। जब भी जरा ज्यादा होगी बाहर से चीनी इंपोर्ट हो जाएगी, बाहर की मंडी में जब भी कीमत नीचे जाएगी या कीमत बढ़ेगी तो पाकिस्तान से चीनी बाहर जानी शुरू हो जाएगी। तो हर वक्त पाकिस्तान में 5-10 दिन के तातुल से पाकिस्तान और बैनुल अक़वामी मंडी की कीमत यकजा होगी। पाकिस्तान में हर वक्त कीमत जो है वो बैनुल अक़वामी मंडी की कीमत और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के बराबर होगी। तो मार्केट क्लियर आउट होती रहेगी, कभी कोई जखीरा अंदोजी नहीं कर सकेगा, कभी कोई सट्टेबाजी नहीं कर सकेगा। तो कीमत जो है वो एक तरह से उसमें ठहराव आ जाएगा, बैनुल अक़वामी मंडी के साथ साथ चलेगी। उसमें गन्ने की प्राइस को भी डीरेगुलेट फिर करने की जरूरत है, क्योंकि हम अगर ये कहें कि गन्ना जो है वो तो 10,000 रुपए का होगा लेकिन चीनी की कीमत जो है वो 800 रुपए होनी चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। फिर गन्ना भी जो है जितनी जरूरत होगी मिलों को वही तयन करेंगे कि गन्ने की कीमत क्या होगी, उसके एक्सचेंजेस भी खुल सकते हैं, उसको बेहतर करने के तरीकाकार भी सामने लाए जा सकते हैं। तो एक तो ये तरीका है जो आपने फरमाया, आप ही ने ले आउट किया, मैंने सिर्फ उसकी कुछ तफासील जो है आपके सामने रखी। दूसरी स्ट्रैटेजी ये है कि बिल्कुल जो हतमी तौर पे ये फैसला कर लिया जाए कि पाकिस्तान ना इंपोर्ट करेगा ना एक्सपोर्ट करेगा। उसका नतीजा क्या निकलेगा? उसका नतीजा ये निकलेगा कि इस वक्त अगर हमारी जो जरूरत है, और ये हकीकत है कि जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो हमारी जरूरत से ज्यादा है,
तो अगर हम ये कह दें कि बिल्कुल एक्सपोर्ट की इजाजत नहीं, हतमी तौर पे दी जाएगी, तो जो इनएफिशिएंट मिलें हैं वो बंद हो जाएंगी। तो पाकिस्तान में लगभग उतनी ही मिलें रह जाएंगी जितनी पाकिस्तान की चीनी की जरूरत है। मगर मेरा ख्याल है कि जो आपने पहला तरीकाकार तजवीज़ किया है वो ज्यादा बेहतर तरीकाकार है। इसमें भी कुछ फर्क पड़ जाएगा, कभी चीनी कम पड़ जाएगी, कभी थोड़ी ज्यादा पड़ जाएगी। उस वक्त फिर हम जब ज्यादा पड़ेगी तो एक्सपोर्ट की इजाजत नहीं देंगे, जब कम पड़ेगी तो इंपोर्ट की इजाजत नहीं देंगे, और या हुकूमत को कहेंगे कि सिर्फ हुकूमत ही इंपोर्ट करे। तो ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा ब्यूरोक्रेटिक तरीका है और पुराने जमाने का तरीका है। तो नए जमाने के हवाले से, मार्केट फोर्सेस के हवाले से, प्राइवेट सेक्टर के हवाले से जो पहली आपकी तजवीज है वो अफजल तरीन तजवीज है कि इसको। और फिर मुसल्ली साहब, इसमें रुकावट कौन है इस तजवीज पर? अगर आप भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छी तजवीज है, खुद फाइनेंस मिनिस्टर भी इस बात पर बिलीव करते हैं, बार बार के जो शुगर के क्राइसिस हैं उसमें हमने ये सीखा है कि ये होना चाहिए, तो शुगर मिलने से अगर खुद भी कह रहे हैं तो फिर इसमें रुकावट क्या है? कौन रोक रहा है ये काम करने से? मेरा ख्याल है जी कि ये तजावीज़, ये जो अभी हमारे सामने कुछ मामलात आए हैं, तो इन पे बड़ी एप्लीकेशन ऑफ माइंड के साथ इन तजावीज़ पे गौर किया जा रहा है। और बहुत जल्द, मैं उसको जंप नहीं करना चाहता कि मैं कोई ऐसा आपके सामने ऐसी बात करूं जिससे मार्केट को तासुर मिले कि हम किसी ख़ास डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अब जो कमेटी बनी है हमारे डेवलपमेंट के मिनिस्टर एहसन इकबाल साहब के ज़ेर साया जो बनी है कमेटी, उनकी क़यादत में, मेरा ख्याल है कि वो तमाम अवामिल का जायजा ले रही है और आप कोई ऐसा तरीकाकार जल्द इंशाल्लाह आपके सामने आएगा जिसमें एक ठहराव, यानी ये जो अप एंड डाउन जिसके अंदर एलीट कैप्चर होती है, जिसके अंदर मार्केट मैनिपुलेशन होती है, जिसमें सट्टाबाजों का फायदा होता है, जो कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे होते, सिर्फ वो स्टॉक करते हैं और उसके बाद अफवाहें फैलाते हैं और उससे फ़ायदा उठाते हैं, या ज़ख़ीरा अंदोज़ों का फ़ायदा होता है। जो रमज़ान शरीफ में जब लोग इबादत में मशगूल होते हैं तो उन्होंने चीनी स्टोर की होती है, उसकी कीमत को बढ़ने देते हैं, फिर मार्केट में ले आते हैं। तो ये तमाम अवामिल का जायज़ा लेते हुए बहुत जल्द इंशाल्लाह एक फ्रेमवर्क आपके सामने लाएंगे जिससे मेरा ख्याल है हम सबको ज़्यादा तसल्ली होगी। ये इस वक्त मेरा कोई इस पर तबसरा करना, क्योंकि ये वज़ीर आज़म साहब की स्वाददीद है कि वो किसको कमेटी का चेयरमैन और मेंबर बनाते हैं। मैं क्योंकि उस कमेटी का हिस्सा इस वक्त नहीं हूं, इस वजह से मुझे मालूम नहीं है कि उस वक्त कौन सी चीज़ें जो हैं आपस में डिस्कशन की जा रही है। लेकिन मुझे यकीन है कि इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लेने के बाद एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल और स्टेबल फ्रेमवर्क सामने आएगा आपके। बहुत शुक्रिया मुसद्दिक मलिक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, कुरान खबर आपके सामने रखें। TCF यानी दी सिटीजन्स फाउंडेशन 30 साल से पाकिस्तान में तालीम के जरिए मस्बत तब्दीली लाने के लिए मसरूफ़ है और इदारे का मकसद पाकिस्तान में गरीब बच्चों के लिए ऐसे स्कूलों का क़याम मुमकिन बनाना है जहां आला तालीम के साथ साथ बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म्स और किताबें इंतहाई कम कीमत में फराहम की जाएँ। द सिटीजन फाउंडेशन के तहत स्कूल्स में बच्चों की तालीम और तरबियत और निसाबी किताबों की फराहमी के लिए 95% स्कॉलरशिप दी जाती है मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में। द सिटीजन फाउंडेशन के 2033 स्कूल्स मौजूद हैं जिनमें 3,01,000 तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। वालिदैन बच्चियों को स्कूल भेजें, इसके लिए TCF के टीचिंग स्टाफ में सिर्फ खवातीन ही को रखा जाता है। मुल्क भर में 14,700 खवातीन असातिज़ा बच्चों को पढ़ाती हैं। TCF के तहत सिंध में 1,015 स्कूल्स कायम हैं, पंजाब में 824, बलूचिस्तान में 91, खैबर पख्तूनख्वा में 88 और आज़ाद कश्मीर में 15 स्कूल्स मौजूद हैं। ये इदारा मुल्क भर में 428 सरकारी स्कूलों के इंतजामी उमूर भी देख रहा है। स्कूल की इमारतों से लेकर तदरीसी निज़ाम तक हर मामले में मयार का ख्याल रखा जाता है। तलबा को बेहतर तालीमी माहौल फराहम करने के लिए बेहतरीन क्लासरूम्स, प्लेग्राउंड्स, कंप्यूटर और साइंस लैब, उन सब के मयार का ख्याल रखा गया है। TCF खवातीन की तालीम पर खुसूसी तवज्जो दे रहा है। TCF का इल्म व आगाही प्रोग्राम 2005 से मुल्क भर के शहरी और देही इलाकों में उन खवातीन को तालीम दे रहा है जो लिखना और पढ़ना नहीं जानती। इस वक्त TCF के मुल्क भर में कायम आगाही मराकिज़ से 2,21,000 खवातीन तालीम हासिल कर चुकी हैं। TCF की खिदमात सिर्फ तालीम और तरबियत के हवाले से नहीं हैं बल्कि लोगों को हुनरमंद बनाने के हवाले से भी हैं। 2015 से शुरू होने वाले TCF के वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत अब तक 3,700 खवातीन मुस्तफ़ीद हो चुकी हैं। TCF के आबे रहमत साफ़ पानी प्रोग्राम के जरिए न सिर्फ स्कूल्स बल्कि मुल्हक़ा इलाकों के रिहायशियों को भी साफ़ पानी मुहैया करने के लिए वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट्स लगाए गए हैं जिनकी बाकायदा मेंटेनेंस की जाती है। इन प्लांट से रोज़ाना 80,700 लोग मुस्तफ़ीद होते हैं। अगर आप दी सिटीजन्स फाउंडेशन का साथ देना चाहते हैं तो इस इदारे के साथ ताउन करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।